बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। अब इमरान खान रहेगा या हम? वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दो टोक अल्फाज में बयान कर दिया। इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम अपने उरूज के ऊपर है। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का मीनार पाकिस्तान पर होने वाला जलसा इल्जामात की बौछार, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से अगर बातचीत की बात की जाती है तो इमरान खान साहब ने मशरूत बातचीत के बारे में इंदिया दिया है और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है इमरान खान का कि इलेक्शन कराओ। मौजूदा सूरत हाल के अंदर पंजाब के अंदर इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन की जानिब से मौखर की गई, 8 अक्टूबर तय की गई। केपीके की तारीख के हवाले से इस वक्त भी बातचीत जारी है, लेकिन गवर्नर केपीके की तरफ से भी 8 अक्टूबर का इंदिया दिया गया। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि इमरान खान जल्द इंतखाबात के हवाले से क्यों उनका यह मुतालबा है और हुकूमत क्यों यह समझती है कि इस वक्त इंतखाबात होना मुमकिन नहीं और इंतखाबात का जो वक्त मुअय्यन है उसी वक्त इंतखाबात होंगे। ये रस्साकशी कब तक जारी रहेगी, ये टसल कब तक जारी रहेगी? इमरान खान मुतालबा करते हैं इंतखाबात फौरन कराओ, हुकूमत चाहती है अपनी मुद्दत पूरी करे और जो मुकर्रा मुद्दत है उस पर इंतखाबात। और ऐसे में सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ साथ जो माशी अदम इस्तेहकाम है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। ये महाजाराई कम कैसे होगी, सारे सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया आपका सर। इसी के साथ मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा यावर बुखारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रजा साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। निहाल हाशमी साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊं, राना सनाउल्लाह साहब ने जो कुछ कहा है मैं जरा उसका एक वीडियो दिखा देता हूं और उसके बारे में आपसे बात करूंगा। दिखाइए जरा। इस मुल्क जी निहाल हाशमी साहब, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि कोई भी हद हो, कोई भी मामला हो, किसी हद तक भी जाया जा सकता है, एक ही का वजूद बाकी रहेगा। क्या सियासत के अंदर, जमहूरियत के अंदर, जमहूरी ताकत में या जमहूरी जो जमातें हैं, क्या उनके अंदर यही सब कुछ होता है कि सियासी जमातों को माइनस कर दिया जाए? कि जब इमरान खान साहब दूसरों के वजूद के लिए खतरा बन जाए, जब आप दूसरों की कोई ना करें। निहाल साहब, मुझे बताया जा रहा है कि आपका जो माइक है वो दुरुस्त नहीं है और आपकी आवाज़ हम तक दुरुस्त अंदाज में पहुंच नहीं पा रही है। कोशिश करते हैं कि इसको दुरुस्त कर लें और उसके बाद आपसे इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। यावर बुखारी साहब, इमरान खान साहब रहेंगे या फिर हुकूमत रहेगी, कोई एक रहेगा यहाँ पे? यानी मशरूत बातचीत क्यों है इस वक्त? मुल्क की बका के लिए, मुल्क के आगे ले जाने के लिए, अमन अमान के लिए, इस्तेहकाम के लिए मशरूत या क्यों, यानी गैर मशरूत बातचीत क्यों नहीं मुमकिन है? मोहम्मद वाजिल फराजा हूँ। मुल्क की बका सियासी इस्तेहकाम से है, मईशत की बका सियासी इस्तेहकाम से है। ये बात को बड़ा क्लियर भी होना चाहिए। अगर इन लोगों से, मौजूदा पीडीएम की हुकूमत से दुनिया के बड़े ममालिक बातें नहीं कर रहे हैं, पैसे को रोल ओवर करने के लिए या और कर्जे देने के लिए वो दिक्का IMF की तरफ देते हैं, फिर सऊदी शहजादे 2.5 अरब की एक बात करते हैं फिर नहीं आते, वो इनके ऊपर एतबार नहीं है। मुझे बताए पीपल्स पार्टी आहिस्ता आहिस्ता किनाराकशी क्यों कर रही है? और बहुत सारी चीजों में, जैसे मरियम कहती है ये मेरी हुकूमत नहीं है, तो पीपल्स पार्टी पूरे मजे लेने के बावजूद अपने आप को एक साइड पे किनाराकशी कर रही है। जहां तक बात है राना सनाउल्लाह की, तो ये इंटरफेरेंस आपको भी आ रही है या सिर्फ मुझे आ रही है? नहीं, आप कहें, मैं आपकी बात को सुन रहा हूं। राना सनाउल्लाह उस जानवर का और उस हदीस का नाम है कि जिससे बेनजीर के दौर में यावर साहब ऐसे वर्ड ना इस्तेमाल करें। नहीं, सुन ले प्लीज। देखे ना, चले ये वो नहीं, आप माशाल्लाह एक बड़े सेंसिबल, बड़े एक अच्छे इंसान है सर। आपकी जुबान से सर ये जो बातें हुई है ना टीवी के ऊपर सर अच्छे नहीं लगते सर, अच्छे नहीं राना सनाउल्लाह की जो बातें हुई है ना, मैं आपको अल्फाज चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि राना सनाउल्लाह वो गंदा सियासतदान है कि जिससे जब पीपल्स पार्टी में था तो उसने मरियम बीबी और कुलसूम बीबी जो उनकी वालिदा थी उनके बारे में इतनी गंदी बातें आके पीपल्स पार्टी की यावर साहब देखिए, किसी के उसके ऊपर आप छोड़ दें। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कंडीशनल मशरूत मुज़ाकरात में क्यों हैं सर?
बैठ नहीं, जाए राना ना। सनाउल्लाह की मेन बात हो रही है, आपको राना सनाउल्लाह की मेन बात हो एतमाद रही है। यहाँ की सुन हुकूमत पे लेना। नहीं है, यहाँ की पुलिस के ऊपर नहीं है, यहाँ की सिक्योरिटी पर एतमाद नहीं है। आप बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर जो है वो खतूत लिख रहे हैं, बैन अल-अक़वामी सतह पर मदद मांग रहे हैं। उस अमेरिका जिसको आप जो है वो साजिश जिसके हवाले से आप कहते थे, वहीं से आपके हक में बयानात लॉबिंग करके अपने हक में बयानात दिलवा रहे हैं। तो सर ये कोई दुरुस्त कदम तो नहीं है यावर साहब? इसमें मुझे बताएं कि अगर आप अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव से को खत लिखते हैं, आपके ओवरसीज पाकिस्तानीज, और अगर ह्यूमन राइट्स की वॉच डॉग को शिरीन मजारी लिखती हैं, इसमें क्या बुरी बात? जब आपके मुल्क के अंदर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो आप क्या करते हैं? नहीं, आप किसके पास जाते हैं? मेरा सवाल ये है, कोई बुरी बात ठीक नहीं है है, ना? और कोई जो बुरी बात नहीं मशरूत है, मैंने ये नहीं कहा कि बुरी बात है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरी गुजारिश ये है कि जब अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया गया था, उस वक्त अमरीका में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उस वक्त व्हाइट हाउस के सामने इसी बयानिए को लेकर एहतजाज का प्लान बनाया, जो बाद-अज़ा मौखर हो गया। और वो क्यों मौखर हुआ, उसकी वजह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। मैं आपका सवाल समझ गया हूं और मैं आपको बताता हूं कि उसके अंदर अमेरिकी साजिश सिर्फ आज की बात नहीं है, और इसको तो ISPR ने खुद एडमिट किया था। स्पोक्स पर्सन ने, उस टाइम पे मेजर जनरल होते थे, उन्हें एडमिट किया था कि बहुत बड़े पैमाने पे मुदाखलत है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, अगर आप बोले नहीं है तो फिर मैं हैरान हूंगा कि आपने नहीं देखी है, लेकिन मौजूद है प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पे ISPR ने कहा कि बहुत बड़े पैमाने पे मुदाखलत हुई है। तो वहां पे एतजाज अहसन ने कहा था साजिश के बगैर मुदाखलत होती नहीं है। अमेरिका ये साजिशें करता आया है, आज से नहीं कर रहा है, 1948 से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में करता है। और वहीं से आप फिर लॉबी करवा रहे हैं। सुन ले, आपकी अपनी एक नॉलेज है इस मामले में। लॉबिंग जब हम करवाते हैं ना, तो हम उनके जो इखलाकियात का वो जो दुनिया के सामने इजहार करते हैं, और उनकी जो वॉच डॉग्स हैं, हम उनका जो एहसास है ना, एहसास जिम्मेदारी, हम उसको जगा रहे हैं कि भाई ये तो जो तुम लोग करते हो ये तो पसे पर्दा है। लेकिन जो वो लोग बोलते हैं कि इंसानियत की खिदमत हम करते हैं और इंसानी हकूक की हम बात करते हैं, तो वहां पे हम उनकी इखलाकियात को सवाल डाल रहे हैं। आपका नैरेटिव है, आप इसको मानेंगे नहीं जो भी है, लेकिन आप उसमें कहीं ना कहीं से राज जरूर निकालेंगे। मैं आपको जो बात कह रहा हूं, मैं शैला रज़ा साहबा की तरफ आता हूं, जरा उनको ले लूं, फिर उसके बाद निहाल साहब की तरफ आऊंगा, उनकी बात अधूरी रह गई थी। शैला साहब, यहाँ पे एक बात जो राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जनाब कि अब इमरान खान रहेगा या हम, यानी हमारे वजूद की नफी होगी तो हर हद तक जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इस हद तक आगे जा रहे हैं कि वो एक बार बार एक नज़म है छोटी सी कि एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। ऐसा तो नहीं कि कहीं ये सभी कुछ गुम हो जाए? बहुत शुक्रिया। और मैं ये समझती हूँ कि हमें बहुत ही संजीदगी से सियासत को समझना होगा इस वक्त। और मेरी आवाज़ बार बार आ रही है। आपकी आवाज़ मैं सुन सकता हूँ। अच्छा। आप बिल्कुल कहिए। अच्छा, तो ये जो सूरत हाल इस वक्त है कि एक शख्स जो एक वजीर आज़म है, रह चुका है, और वो बयानिया ये बना रहा है कि उसके वो सारे लोग जो पुलिस पे पेट्रोल फेंक रहे हैं, पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को चैलेंज कर रहे हैं, कि जब उनको पकड़ा जाता है या किसी वजह से उन्हें पकड़ा जाता है तो उनके साथ कुछ सलूक अजीब किस्म का वो बयान करते हैं। फिर उसके साथ वो पुलिस हो या फौज हो या इलेक्शन कमीशन हो या कुछ भी हो, इन किसी को नहीं बख्श रहे हैं। तो सूरत हाल इतनी संगीन है कि उसको कंट्रोल करना जो है वो बहुत जरूरी हो गया है। और अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। कैसे कंट्रोल होगा शैला साहबा? मैं यही जानना चाहता हूँ, ये कंट्रोल कैसे होगा? अदालत ही के हुक्म पे उनको गिरफ्तारी की कोशिश की गई। अदालत ने जब अपने हुक्म वापस लिए तो हुकूमत भी भट गई। लेकिन अगर एक आदमी मुसलसल जबानी कार्रवाई कर रहा है तो यकीनन उसको जवाब दिया जाएगा, और उसको जवाब दिया जा रहा है। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है कि वो पीछे हट गई, ऐसी बात नहीं है।
चेयरमैन अपना काम कर रहे हैं। वाहिद वजीर खर्जा है जो अपने खर्चे पे पूरी दुनिया में जा रहा है। और जाहिर है जरदारी साहब की सर्जरी हुई है, लेकिन ये कहना कि दुनिया जो है वो हमें यूं कर रही है, ऐसी बात नहीं है। मदाखलत ठीक है शलाल साहब, आपकी भी वॉइस मुझे ठीक नहीं आ रही है, माइक का इशू लग रहा है मुझे। एक ब्रेक मैंने ले लेनी है, जरा इस इशू को रिजॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। निहाल हाशमी साहब, क्या करेंगे, कैसे रास्ता रोकेंगे इमरान खान साहब का? क्योंकि जो रास्ता आप रोक रहे हैं, अब तक जो कोशिशें कर रहे हैं, वो बाराबर तो साबित ही नहीं हो रही। बिस्मिल्लाह, ये बताएं फरीद, आपको किसने काम खान साहब का रास्ता रोक रहे हैं? खान साहब का रास्ता रोकने का काम हमारा नहीं, हमें पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। खान साहब अपना रास्ता खुद रोक रहे हैं। अच्छा। जब जलमा खलीलजादे आगे पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा तो खान साहब का रास्ता तो नहीं खुलेगा, वो तो रास्ता रुकेगा ना। जब खान के लॉबीज वाले बैठ करके खान साहब के बारे में बात करेंगे, जब श्री मजारी ह्यूमन राइट्स वॉच को पाकिस्तान की रियासत के बारे में खत लिखेंगे, तो फिर रास्ता खुलेगा तो नहीं, फिर रास्ता बंद ही होता है। जब पाकिस्तान के इदारों के बारे में, पाकिस्तान के अवाम के बारे में, पाकिस्तान की इंटीग्रिटी के बारे में ज़ल्म खलीलजाद जैसे लोग और शेरी मदारी जैसी अफलातून खत लिखती हो ह्यूमन राइट वॉच को अपने मुल्क के बारे में, जरा बताएंगे ट्रैक रिकॉर्ड कि सहाफियों को कितना कत्ल किया गया था इनके दौर में, और कितना अगवा किया गया था, और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और क्या क्या तशद्दुद किया गया था। तो गरीब लोग हैं, इनको अपना दौर याद नहीं रहता है। इनको एक एक हफ्ते और एक एक घंटे के जो पुलिस तहवील है उसमें इनकी तय हो जाती है। हम लोग सालों रहे, हमारी पूरी क़यादत रही है, सालों। लेकिन निहाल हाशमी साहब, इमरान खान साहब ये फरमाते हैं कि एक 1 पॉइंट एजेंडा है और उनको इंतखाबात से रोकना है, और इंतखाबात से आप लोग खौफजदा हैं। खान साहब क्या कहते हैं, जरा मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये फिर इसका जवाब ले लूंगा। कोशिश क्या है इनकी, इलेक्शन से भागो, अगर आइन तोड़ना पड़ता तो तोड़ो, किसी तरह इमरान खान इलेक्शन के में जीत के इक्तदार में ना आ जाए, बस ये 1 पॉइंट एजेंडा है। लेकिन अपना बताएं कि आपके पास कोई प्रोग्राम है? क्या आपके पास कोई प्रोग्राम है मुल्क को इस तबाही से निकालने का? क्या कोई रोड मैप है? जी निहाल हाशमी साहब, 1 पॉइंट एजेंडा इमरान खान साहब को इलेक्शन से दूर करना, और वो ये कहते हैं आपके पास कोई रोड मैप भी नहीं है। रोड मैप सिर्फ पीटीआई के पास है मुल्क की तरक्की का। बिल्कुल, इन सब चीज का मैं तफसील से आपको जवाब दूंगा। नंबर 1 जो इनका 1 पॉइंट एजेंडा है इलेक्शन कराना, तो शायद ये भूल गए कि 2018 का जो इलेक्शन हुआ था, अगर इनके सहूलतकार तहीरुल इस्लाम, इनके सहूलतकार जनाब फैज हमीद, बाजवा साहब, आसिफ खोसा, ताकिब नसार ना होते तो ये आज इक़्तिदार में होते। इनको तो चंद सीटों मिली थी, इनको तो सीट भी नहीं मिली थी, ये तो हारे हुए थे, वो तो पीएमएलएन जीती हुई थी। तो इलेक्शन की बात इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। इलेक्शन कमीशन रजा मोहम्मद खान ने रात 2 बजे आके प्रेस को कहा कि मैं बेबस हूं, और पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे इस शख्स को जिताया गया, शैतानी खेल खेल के इसको जिताया गया, पाकिस्तान को हराया गया। और आज हम इसी बात का मुतालबा करते हैं कि जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान को शिकस्त दी इस इलेक्शन के जरिए, सीपैक को शिकस्त दी, पाकिस्तान की खुशहाली को शिकस्त दी, उन सब का एहतसाब होना चाहिए। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगी। आप मीडिया, सबसे पहले तो मीडिया ट्रायल शुरू करें। अब आप आइए नंबर 2, ओहो कह रहे हैं कि इनके पास रोड मैप है। ओ खान साहब, अगर आपके पास इतना ही रोड मैप था तो 4 साल में आप पाकिस्तान में दूध और दही की और शहद की नहरें बहा दिया। आपने पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा लोन लिया था, सबसे ज्यादा लोन, $49 बिलियन, और आपने एक ईंट नहीं लगाया। आपका मुकाबला नवाज शरीफ से नहीं है। नवाज शरीफ के दौर में एयरपोर्ट, सी पोर्ट, मोटरवे, हाईवे, लैपटॉप, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज,
जो अजनास है वो 30 रुपए का आटा था, पेट्रोल 60 का था, डॉलर 60 का था। आप लेके आसमान पे गए। पड़ोसियों के साथ हमारे बहुत खुशगवार रिश्ते थे, ताल्लुकात थे, ईरान के साथ भी, चाइना के साथ भी, अफगान, सब के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। आपने कहाँ पे हमारे रिश्ते को पहुंचा दिया। आप हमारे दौर में लोगों के हाथ में लैपटॉप देते थे, इनके दौर में लोगों के हाथ में पेट्रोल बम देते हैं। ये इनके पास जी यावर बुखारी साहब, इस पॉइंट को रिस्पॉन्ड कीजिएगा सर। आखिरी 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 केपी में 10 साल से हुकूमत चला रहे हैं। 10 साल में इन्होंने क्या ऐसी चीज बताई? एक स्कूल, एक कॉलेज, एक डैम, अबे नाली बना देते यार, नलके ही लगा देते कहीं पे। जी यावर बुखारी साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा सर जरा। ये कह रहे हैं हमारे दौर में लैपटॉप पकड़ाए जाते थे और आपने पेट्रोल बम पकड़ाए। बुखारी साहब बेचारों को रोजा लग गया इमरान खान के करतूतों के वैसे। नहीं, वो लिंक उनका फ्रीज हो गया है, वरना तो वो रिस्पॉन्ड जरूर करते। जिस तरीके से गलत कदम। चले साहब, अब ये जो इस वक्त सिचुएशन है, सूरत हाल इस वक्त है, पीडीएम गवर्नमेंट कैसे इस तरफ लेके चलेगी? क्योंकि इस वक्त महंगाई का एक अफरियत आवाम के लिए है, माशी चैलेंज अपनी जगह के ऊपर है, सियासी अदम इस्तेहकाम कम होने में आ नहीं रहा, इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। कोई हल तो होगा, इस आवाम के लिए कोई हल तो होगा। क्या हल? जी हल है। अगर देखें, मैं शैला साहबा से, निहाल साहब शैला साहबा को रिस्पॉन्ड कर रहे सर। आप किससे पूछ रहे हैं? मैं शैला साहबा से पूछ रहा हूँ, ये प्लीज उनको रिस्पॉन्ड देखिए देखिए रिसेशन तो इंटरनेशनल है, और अमेरिका हो या बड़े बड़े ममालिक हो, वहाँ पे महंगाई भी है और बड़े बड़े बैंक जो हैं वो कंगाल हो गए जी। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जो है वो भी अपनी माशी जंग लड़ रहा है, और ये वो माशी जंग है जो इमरान ने उस पर थोपी है। ये जो साजिश करते हैं, जब आप आईएमएफ से, फ्रेंड्स ममालिक से आप कर्जे लेंगे और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे आप फिर जाएंगे, तो फिर मुदाखलत होगी। आपके पास रोड मैप अगर है तो रोड मैप तो पहले भी था, 200 माहिर माशियात थे, फिर वो धड़ धड़ करके गिरे और फिर 2 माहिर माशियात अपने पीपल्स पार्टी से लिए। 1 करोड़ घर भी थे, लेकिन वो आपके दौर में गुलजारी लाल ने सबके घर तुड़वाए और आपके घर को जो है वो बख्श दिया। लेकिन पीटीआई तो ये समझती है, पीटीआई का तो बयानिया ये है कि अगर वो कामयाब होते हैं तो वही मुल्क को तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं। 1 मिनट, इतनी जबरदस्त माशी पॉलिसी थी जहां पे 10 साल इनकी हुकूमत है, 79 बिलियन से 1000 बिलियन इन्होंने उसको मकरूज कर दिया। मुल्क को जितना मकरूज किया वो बता चुके हैं। इम्पोर्ट जब ये गए हैं तो ऑलमोस्ट डबल थी। सिर्फ जो है टेक्सटाइल की थोड़ी एक्सपोर्ट बढ़ी थी, वो भी बांग्लादेश में जो है वो कोविड की सूरत हाल की वजह से। अदरवाइज ये इन्होंने मुल्क की तारीख का इतना बड़ा कर्जा लिया है जो 2 जमहूरी हुकूमतों ने 10 साल में लिया। तो हमें अपना रोड मैप मत दें। टूरिज्म की जब आप बात करते हैं तो लोगों को जुल्फी बुखारी याद आ जाते हैं। सलूशन क्या है इसका? हल यही है कि इस वक्त हमने ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाए हैं। मुल्क को तरीके से चलने दें। जो मुल्क में इंतखाबात हैं वो अक्टूबर के महीने में हैं और इंशाल्लाह वो अपने वक्त पे होंगे। अगर एक आदमी जो है वो बेहूदियाँ कर रहा है और आवाम को इस्तेमाल कर रहा है तो आवाम ने भी लाहौर के जलसे में उसको जवाब दिया है, उसको नज़रअंदाज किया है। और जो आप बल्दियाती इलेक्शन में भी देख लें, कराची में स्पेशली और पूरे सिंध में भी जो रिस्पॉन्ड आया है अवाम का, तो मैं समझती हूँ कि इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के मौके देने चाहिए। वो जितना बोलेंगे इतना ही पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको फ़ायदा होगा। आप समझती है इमरान खान के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, उनको माइनस नहीं करना चाहिए, यानी मुल्क की सियासत के अंदर जो किरदार अदा वो कर रहे हैं वो किरदार अदा करते रहना चाहिए? मैं गिरफ्तारी की बात नहीं कर रही,
मैं गिरफ्तारी की बात नहीं कर रही, हर उस आदमी की गिरफ्तारी होनी चाहिए जो कानून की खिलाफ वर्जी करे, ये इमरान खान का फरमान है। हाँ, वो जो उनका एक बोलना है ना, वो जरूर उन्हें बोलते रहना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि एक शख्स जो है वो कितना नेगेटिव है। जो यहाँ से शुरू हुआ था कि अमेरिका से हकीकी आज़ादी चाहिए, अब सिर्फ हकीकी आज़ादी पे आ गया है। किससे चाहिए मुझे नहीं मालूम, क्योंकि फौज तो इस्टेब्लिशमेंट तो ये पॉलिटिकल हो गई है। इनके ज़माने में एक पेज पे होती थी और ये भगने डालते थे। और जो अदालतों के फैसले हैं उसमें पीडीएम तो अदालत के नेड़े नेड़े जा ही नहीं रही कि सलाम कर ले, और आप ही हैं उधर करीबी, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। बाकी रही बात, हम मुल्क के हालात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इंटरनेशनली सूरत हाल है उसका रिफ्लेक्शन मुल्क में भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक कोशिश हो रही है। आपके ज़माने में तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन 1 किलो शुगर के लिए उस वक्त भी क्या होता था। अगर आज आपकी वजह से जो है ये सूरत हाल है, एक इतना बड़ा सैलाब हमने सहा है जिसमें आप दुनिया से कह रहे थे कि पाकिस्तान की मदद ना की जाए, उसके बावजूद जो है एक बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं, बचत बाजार लगा रहे हैं, आटे की कोशिश कर रहे हैं। अब जाहिर है अवाम का भी एक मिजाज है, भगदड़ होती है। ठीक है, मैंने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, इस पर मजीद बात करेंगे। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन किया साहब डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़य्यूम अब्बासी साहब ने। वासिक साहब, हम गुफ्तगू इस चीज़ के ऊपर कर रहे थे। एक तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं अब इमरान खान रहेगा या हम, हमारे वजूद की नफ़ी होगी तो हर हद तक जाएंगे। और दूसरा ये कि सर ऐसी कौन सी आफत है आपको कि आप चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इंतखाब हो जाए? यानी अगर आज मार्च है, एंड हो गया है, यानी कुछ माह बाद हो जाएंगे आम इंतखाबात, चले जाइएगा, आपके पास भी तैयारी हो जाएगी, मरदमशुमारी भी हो जाएगी। यानी ये कैसे मुमकिन है कि एक दो सूबों में इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पे हों, बाकी नई मरदमशुमारी पे हों, बाद में आप ये एतराज़ खड़ा करेंगे कि ये इंतखाबात को हम नहीं मानते? तो सर कोई थोड़ी सी एक बैठ के कोई बातचीत का कोई सोल्यूशन है आपके पास? आपके सवाल के दो हिस्से। जो पहली बात जो है वो तो राना सनाउल्लाह साहब से मुंसलिक बात है, और वो बात वो धमकी से कम नहीं है। वो धमकी ये है कि एक पॉलिटिकल और जमहूरी रवायात को पाश करने के मुतरादिफ है कि एक शख्स ये कहे पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमात के बारे में कि वो रहेगी तो हम नहीं रहेंगे, हम रहे तो वो नहीं रहेंगे। देखिए, ये तो आप समझ रहे हैं कि जमहूरियत को खत्म करने की बात कर रहे हैं सर। और एक वासिक साहब, एक इसी बात पे ऐड कर लीजिए, इमरान खान साहब क्या धमकी नहीं लगाते थे मियां नवाज शरीफ साहब को कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा? क्या वो जमहूरियत नहीं थी? वो जमहूरी लीडर नहीं है? वो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, नवाज शरीफ साहब को ये बात कहना कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और ये बात कहना कि मैं तुम्हारी पूरी जमात को नहीं छोड़ूंगा, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मेरी बात को समझिए। हमारा इख्तलाफ जो एक एरिस्टोक्रेसी है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, हमारा इख्तलाफ उसके साथ है। उसको सामने रखते हुए नवाज शरीफ साहब से या उनकी फैमिली का बराजमान हो जाना अपनी जमात के ऊपर, उसके ऊपर इख्तलाफ था। लेकिन जो इस अल्फाज इस्तेमाल किए गए राना सनाउल्लाह की तरफ से, वो अल्फाज ये कि मैं जमात पूरी के लिए कि मैं या जमात रहेगी कि हम रहेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? वो तो आज हम कोर्ट में चले गए खान साहब की तरफ से, फैसल चौधरी ने केस किया, यकीनन ये तो एक धमकी हमें क्यों है। बहरहाल, जो आपने दूसरी सवाल किया हमारे से जो इलेक्शन के हवाले से है, हमने क्या गैर आईनी काम कर दिए? पहले तो ये बताऊंगा ना कि हमने आपसे सूबे के इलेक्शन मांगे, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। और अगर इनका नैरेटिव इतना मजबूत है कि जो अभी मोहतरमा मेरे से पहले गुफ्तगू कर रही थी, उन्होंने कहा कि हम लोग मुल्क बेहतर कर दिया, तो आपको तो इलेक्शन से भागना ही नहीं चाहिए, फिर पूरे इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। जमहूरियत है, लोग इलेक्ट करें आपको दोबारा 5 साल के लिए, आप लोगों की रच के खिदमत करें। भाई अवाम अंधी नहीं है। नहीं तो नहीं इलेक्शन अगर इलेक्शन एक साथ हो जाते हैं, मैं आपका मुतालबा बिल्कुल गैर आईनी नहीं है, इलेक्शन का मुतालबा बिल्कुल गैर आईनी नहीं है, यानी इंतखाबात बिल्कुल होने चाहिए जनाब। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने जो उसका ऑर्डर हुक्मनामा जो सदर को भी दिया गया है, उसमें सिक्योरिटी खदशात, सिक्योरिटी रीजंस, क्या आप नहीं मानते उन सारी चीजों को, या आप समझते हैं कि एवरीथिंग इज फाइन? मैं आपसे कौन से सिक्योरिटी खदशात हैं जो आने वाले 3 माह के बाद हल हो जाएंगे, जो आज 3 माह में हल? ये कौन से खदशात हैं? मेरी बात समझिएगा कि जब से ये हुकूमत में आए, बाई इलेक्शन हारने के बाद इनको सारे खदशात नजर आ गए। कभी कहते हैं पैसे नहीं है, इसका मतलब है एक प्रेसिडेंट सेट हो गया कि 90 दिन के बाद भी इलेक्शन कराया जा सकता है। तो ये तो था यार, जो गवर्नमेंट राजमान हुई
सीट पे बैठी, वो तो इक़्तिदार में आने के बाद यही कहेगी हमें सूट नहीं करता, हम इलेक्शन नहीं करवाते। भाई ये जमहूरियत, ये जमहूरी रवैया नहीं है। एक पॉलिटिकल जमात के हजारों, आज फिर खान साहब की पेशी के ऊपर क्या किया, 70 से 80 बंदा उठा के ले गए, जिन्होंने आज तो कोई लड़ाई झगड़ा शोर शराबा भी नहीं, क्यों उठा के ले गए? ये जमहूरियत है, ये जमहूरी रवायात है। और इससे बढ़ के, सबसे बढ़ के कि भाई अगर आपका ये क्लेम करना है कि हमने तबाह किया, हमारा कहना है कि आपने तबाह किया, तो जमहूर को फैसला कर लेने दीजिए ना कि किसने तबाह किया, क्या किया और अवाम क्या चाहते हैं। इलेक्शन से फरार किसी सूरत की ये नहीं हो सकेंगे। और अच्छा, आप कह रहे हैं इलेक्शन से फरार। शहला साहबा ये फरमाते हैं आप ये तमाम जो टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो इलेक्शन से फरार चाह रहे हैं, इलेक्शन नहीं कराना चाहते, ये इल्जाम ये आपके करते हैं। कोशिश होगी कि आवाज अब डिस्टॉर्ट ना हो। मैं इनको ये बता देना चाहती हूँ कि राना सना तो ये कह रहे हैं ना, आपने तो ये किया, आपने इलेक्शन में आने से पहले अपने सहूलतकारों के जरिए, क्योंकि आप उनका थर्ड ऑप्शन थे, नवाज शरीफ साहब को जो है नाअहल कराया, आपने जो है आरटीएस बिठाया, फिर आप इलेक्शन में आए। आप कोई इलेक्टेड लोग थे, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अब तो सब बता रहे हैं कि आपको थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाया गया, अब तो सब बता रहे हैं कि सेम पेज आपके लिए बनाया गया। तो आप प्लीज दूसरों को ना बताएं, आप तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। आज आपको ये लग रहा है कि जी फलां को उठा लिया, फलां को उठा लिया, आप तो उठा चुके। आपने किसको नहीं उठाया? जरदारी साहब को, उनकी बहन को, स्पीकर को, खुर्शीद शाह साहब को, शर्जिल मेमन को, फिर नून लीग की एक लंबी कतार है, आपने किसी को बख्शा था? ऐसी बातें ना करें कि लोगों के शायद जहनों पे जो है वो बर्फ जम चुकी है। आप तो ये सब कर चुके हैं। राना सनाउल्लाह तो कह रहे हैं अभी तक हुकूमत ने न्याजी साहब पे हाथ नहीं डाला है। ये गिरफ्तारी का जो भी अमल था ये कोर्ट के कहने पे था, कोर्ट ने कहा नहीं होगी, नहीं हो रही। और रही बात इलेक्शन की, तो ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है, हमारा नहीं। दूसरी बात यह है कि 30 अप्रैल भी जो थी वो 90 दिन से ज्यादा की थी। कभी आपने इस पे सोचा है कि जब ये दो असेंबली के, एक बड़े सूबे का और केपी का इलेक्शन हो जाएगा तो ये हमेशा के लिए फिर ये प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक टाइम और 2 सूबों के एक टाइम। पहले ही परेशानी है कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में इलेक्शन बाद में होता है और फिर वही होता है कि जिसकी हुकूमत होती है वो उसको जिता दिया जाता है या जीत जाता है, बहरहाल जो भी होता है। मैं इस पे ज्यादा वो नहीं करूंगी। अब आप चाह रहे हैं फिर इस तरह से हो। फिर एक मुल्क में जो है वो इस वक्त जो सूरत हाल है जो आपके लीडर ने क्रिएट की है, उसको किसी पे एतमाद नहीं है, पुलिस पे, फौज पे, इलेक्शन कमीशन पे। तो वो ऊंट को किस करवट बिठाएगा, कैसे इलेक्शन को सही मानेगा? अगर हम ये समझें कि उसको एतमाद है तो हम ये इस बात को समझें कि पुलिस जहां पे ड्यूटी करेगी केपी में, उस पे पेट्रोल बम नहीं फेंका जाएगा। और जो दूसरी जमातें वहां पे कैंपेन चलाएंगी तो उनपे वो आपके रिहेबिलिटेटेड जो कि वहां पे अफगानिस्तान जेल में थे वो हमें इलेक्शन लड़ने देंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। पहले तो हर बर्दाश्त हो गया, एक दफा पहले भी आपके लिए तालिबान जो थे वो आप कहते थे तालिबान रुको हमारे, और हमें धमकी थी 2013 में, हम खामोश रहे। लेकिन वो तो उस वक्त आपके लीडर गिर गए तो वो उनको नहीं दी गई हुकूमत। लेकिन अब जो सूरत हाल है, अब उनका मसला यह है कि उन्हें सबको धमकी लगानी है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट आ नहीं रही है। वो एस्टेब्लिशमेंट से कहने कोई रोड मैप तुम्हारे पास है? भाई रोड मैप पॉलिटिकल पार्टीज के पास होता है, वो आपको अब नहीं लाएंगे। अब आप कुछ भी कहें। वासिक साहब 2-3 पॉइंट्स हैं जो शहला साहिबा ने उठाई। नंबर 1 रिस्पॉन्ड इस पर कीजिएगा। वो कह रहे हैं अभी तक हुकूमत ने हाथ डाला ही नहीं है, अदालती अहकामात है उनकी तामील हो रही है, हुकूमत हाथ डालती तो मामला यकसर मुख्तलिफ होता। दूसरी चीज वो जो उन्होंने बात कही है इस वक्त शहला साहबा ने, मैं चाहूंगा कि इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जी हुकूमत ने अभी हाथ डाला ही नहीं है। हुकूमत ने घर का गेट मशीनों से लेके जाके तोड़ा, 150 पर्चे कराए, लोगों पे तशद्दुद, मार कुटाई, रेंजर्स बुलाई, लोगों को घर में जाके मारा, सोटियों से मारा, कत्ल किया। दिल्ले शाह का कत्ल इनके हाथों पे आई। ये कह रही है, मैं हैरान हूं कि कहते हैं हुकूमत ने हाथ डाला नहीं है। और हाथ डालना किसको कहते हैं? मुझे इसकी तारीफ कर वासिक साहब, खान साहब को कहां गिरफ्तार किया गया? लाशों के ऊपर बहन ऐसी बात हरगिज ना करें। उसकी एक रिपोर्ट हमने
26 जगहों पे रोजा है आपका भी, रोजा है आपका भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है कि आप लोग इवन उसे कुर्सियां मार रहे हैं आपके वर्कर उसे, और वो अल्लाह अल्लाह कर रहा है। फिर वो राजा शकील और उनका ड्राइवर वो क्या बयानात दे रहे हैं। रोजे में तो ख्याल करें। और ये जो आप कह रहे हैं गेट तोड़ दिया, ये किया, उनके घर के अंदर प्रेमिसेस में नहीं गए। आप लोग ने क्या किया था, स्पीकर साहब के घर में घुस के उनकी खवातीन को, सारे घर के नौकर निकाल के कैसे आप लोगों ने वो किया था। बात सुने ना, एक मिनट। मेरा बड़ा दिल है कि पीपल्स पार्टी भी पंजाब में पिछले 5 सालों में तो कोई जलसा की नहीं है, बंदा आपके पास रहा नहीं है, तो आप भी कोई करें ना, अपना जलसा करके करें, इधर ना करें। आप तो खुश हो जाए ना इस बात पे, आप खुश हो जाए इस बात पे, नहीं आप खुश हो जाए इस बात पे। हैरान हूं कि आप लोग एक सूबे की जमात रह गए, फिर आप लोगों को कोई खौफ नहीं आ रहा, और आप लोग आइंदा एक सूबे में भी नहीं होंगे, आप आइंदा एक सूबे में भी नहीं होंगे। जो आपको लाए थे ना, उन्होंने हमें मारा है हमेशा। आज जो आप लोग वासिक साहब मुझे इसका जवाब दे दें, इसका जवाब दे दें कि आपको यहाँ की सिक्योरिटी पे एतमाद नहीं है, पुलिस पे एतमाद नहीं है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद नहीं है। आपके रहनुमा ह्यूमन राइट्स वॉच को खतूत लिख रहे हैं, कल को इंतखाब हो जाता है, नतीजा आपके मकसद और मतलब का नहीं आता है, आप उस इलेक्शन को, उस नतीजे को मानेंगे? कैसे मानेंगे? ये मेरा सवाल है, आप इसका जवाब दें। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हेल्ड करा दिए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो नतीजा क्यों नहीं मानेंगे? लेकिन अगर इलेक्शन किसको कहते हैं? मेरी बात तो सुने ना, आप फ्री एंड फेयर किसको कहते हैं? जैसे अभी आपने लोकल बॉडी इलेक्शन में कराया था, अगर ऐसा इलेक्शन करवाएंगे तो उसको कौन मानेगा? नहीं, मेरा एक सवाल है ना वासिक साहब, एक सवाल है यार, मैं देखिए मैं सवाल कर सकता हूँ ना। मुल्तान का इलेक्शन मान लेंगे, मुल्तान का इलेक्शन मान लेंगे, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। जहाँ पे पीटीआई को शिकस्त हुई है, जिन बाई इलेक्शन में पीटीआई को शिकस्त हुई, क्या आपने उनके नताइज मान लिए? देखिए मेरी बात सुने, हमने जब हमारी दौरे हुकूमत था, हमने बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को इतना आज़ाद रखा था कि कोई हमने इंतजामिया को इस्तेमाल नहीं किया इलेक्शनों में, और एक जगह भी हमने। मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है वासिक साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं है ये। सवाल का जवाब मेरे सवाल का जवाब ये कि जिन बाई इलेक्शन में पीटीआई को शिकस्त हुई, क्या पीटीआई ने उन नताइज को दिल से तस्लीम किया? जब इलेक्शन ठीक हुआ हमने माना, इलेक्शन ठीक नहीं होगा हम नहीं मानेंगे। आप मुझे वजाहत कर दें इस बात की कि जो पुलिस आज कर रही है वो क्या आलाकार नहीं बनी हुई? नहीं, मेरा वासिक साहब, मेरा काम वजाहत करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम सिर्फ वो सवाल करना है जो मेरे दिमाग में आ रहा है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आप फ्री एंड फेयर किसको कहते हैं? आप सही इलेक्शन सही होना किसको कहते हैं? वो डेफिनेशन क्या है? मैं बता एक है ज़बानी कलामी इल्जाम लगाना, एक है कि सबूत के साथ पेश करना कि ये शाम को रिगिंग हुई, ये ठप्पे लगे। क्या पीपल्स पार्टी ने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में ठप्पे नहीं लगवाए? नहीं लगवाए। 2014 के अंदर आपने 2013 के इंतखाब के बाद 35 पंक्चर का नैरेटिव लेकर आए और बाद में वो झूठा साबित हुआ। सर ला हौला वला कुव्वता, भाई क्या बातें कर रहे हैं? 4 हलकों पे हमने शोर मचाना शुरू किया, इन्होंने नहीं खोले, वो चारों हल्के रिगिंग वाले सर नहीं। 35 पंक्चर की बात किसने की थी? सर भाई बात कभी आपके पास नहीं आया, उस्मानडार तक का हल्का कभी आपके पास नहीं आया। मेरा सवाल ये, 35 पंक्चर का बयानिया किसने बनाया था? मुझे तो ऐसे आप वो भी झूठा पता 2013 में। मैं आपकी बात सुन नहीं सका, क्या आप कह रहे हैं? मुझे लगता है कि अनकरीब आपने ये फतवा भी दे देना कि 2013 में जो 4 हल्के थे वो भी नहीं सर, और जो इलेक्शन मेरा फतवा देने का राइट ही नहीं है, मैं फतवा देने की पोजीशन के ऊपर मैं सवाल पूछ रहा हूं ना भाई। आप मेरी बात सुनिए, अब तक आपके पास नहीं है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि जब हमने 4 हल्कों की बात की थी, वो 4 हल्के खोले थे, वो रिगिंग थी या नहीं थी? जब मुझे भी बता दें हाँ या ना में, कुछ शायद मैं भूल गया हूँ, आप बता दें वो सही थी नहीं थी? नहीं, देखिए इलेक्शन कमीशन का काम था, उसमें कोई रिगिंग नहीं थी। वो 4 हल्के आपके पास नहीं है। उस्मान डार आज तक न जीत सके थे। अगर उस्मान डार ने लूज किया था दोबारा इलेक्शन, तो उसके ऊपर हमने कोई बहस की है? हमने इस बात पे बहस की कि जनरल इलेक्शन में जो इलेक्शन हुआ था 2013 में, वो गलत इलेक्शन हुआ था, उसमें रिगिंग हुई थी, नहीं हुई थी? वो हुई थी। सर आई हैव टू क्लोज इट सर, बिकॉज़ डिस्कशन कोई और जा रही है। वासिफ साहब, आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं वासिफ साहब, थैंक यू सो मच। शहला साहब आपका बहुत शुक्रिया। निहाल हाशमी साहब हमारे साथ थे, उनका बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक पॉइंट है और वो ये कि अगर इंतखाबात को
मानने के हवाले से तमाम जमातें और फिर बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि जो नतीजा आएगा वो नतीजे को तस्लीम किया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इंतखाबात और पीटीआई का जो डिमांड है इंतखाबात कराने के हवाले से वो भी ला हासिल रहेगी। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।